कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है, ताकि मेरा हौसला बन सके जल्दी जल्दी पार्ट बनाने का। अंगद ने जैसे ही स्नेहा के हाथ में उन कपड़ों को देखा वो हद से ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगा। उसने तुरंत उन कपड़ों को लिया और सिर झुकाकर बोला, आई एम सॉरी, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। स्नेहा चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। अंगद का सिर झुकाना उसे एक अलग ही फीलिंग दे रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके अंगद जी, कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। उसे मुस्कुराते हुए देख अंगद गुस्से से बोला, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, जानबूझकर नहीं किया मैंने, ये सब गलती से हुआ है। स्नेहा तुरंत बोली, मैंने कब कहा कि आपने जानबूझकर किया है? अंगद इरिटेट होकर बोला, तुमसे तो मुझे बहस ही नहीं करनी, 2-4 मिनट रुको यहाँ, मैं अभी लाता हूँ तुम्हारे कपड़े। ये कहकर वो बाहर वॉशरूम से चला गया, लेकिन स्नेहा उसके जाते ही हंसने लगी। वहीं अंगद बाहर आकर अपना माथा पीट लिया। वो मुंह बनाते हुए बोला, इस लड़की ने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया है, वरना आज से पहले मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं हुई। ये कहते हुए उसने अपने ही कपड़ों को देखा और मुंह बनाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अब वो वापस अपने रूम में आया। उसने अपने कपड़ों को वापस उनकी जगह पर रखा और स्नेहा का कैबिनेट खोला। जैसे ही उसने कैबिनेट खोला उसकी आंखें बड़ी हो गई। वहाँ रंग बिरंगे कपड़ों को देखकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और स्नेहा के लिए कपड़े निकाले। जैसे तैसे उन्हें अपने हाथों में मरोड़ कर वो वापस स्नेहा के पास आया, लेकिन अब स्नेहा को वो कपड़े देने में उसे हद से ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे स्नेहा को वो कपड़े पकड़ाए। वो धीमे से बोला, तुम वॉशरूम में ही हो क्या? ये सवाल पूछकर उसने खुद ही अपना माथा पीट लिया। ये कैसा सवाल था जो वो स्नेहा से पूछ रहा था? बिना कपड़ों के वो भला वॉशरूम से बाहर कैसे आएगी? वहीं स्नेहा उसके सवाल पर हैरानी से बोली, आप क्या पूछ रहे हैं अंगद जी? मैंने आपसे कपड़े मांगे हैं। अगर आपको मुझे मेरे कपड़े नहीं ला कर देने तो बता दीजिए। मुझे ठंड में क्यों खड़ा कर रखा है? सासू माँ को बुला लाइए, वो मुझे मेरे कपड़े ला देंगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। अंगद गुस्से से बोला, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं मॉम से ऐसा कुछ कहूँगा? स्नेहा तुरंत बोली, तो फिर आप ही ला दीजिए ना, अभी आप गए थे तो क्या आप मेरे कपड़े नहीं ले आए? अंगद तुरंत बोला, लाया हूँ ना। स्नेहा भी झट से बोली, तो फिर इंतज़ार किस मुहूर्त का कर रहे हैं आप? जल्दी से मुझे मेरे कपड़े दीजिए ना, ठंड से मेरी कुल्फी जम गई है, कहीं आप जानबूझकर तो ये सब नहीं कर रहे? अंगद गुस्से से बोला, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? स्नेहा भी जल्दी से बोली, आप भी मुझ पर ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते हैं अंगद जी, जिन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं होता, उन बातों का इल्ज़ाम जब आप मुझ पर लगाते हैं तो मुझे भी ऐसा ही फील होता है। अंगद मुंह बनाकर बोला, मेरे सामने ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, ये लो अपने कपड़े। ये बोलकर उसने हल्का सा वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया। स्नेहा ने उसके हाथ की तरफ देखा। शर्म से उसका चेहरा भी एकदम लाल था, लेकिन अंगद को छेड़ते हुए वो मुस्कुराकर बोली, आपने इन कपड़ों को इतना निचोड़ा क्यों है अंगद जी? ये मेरे कपड़े हैं, मैं नहीं जो आप इनका बुरा हाल करके लाए हैं। ये बोलकर उसने जल्दी से उन कपड़ों को ले लिया। उसका चेहरा एकदम कश्मीरी सेब की तरह लाल था। वहीं उसकी बात सुनकर अंगद भी शर्म से पानी पानी हो गया। ये शायद उसकी ज़िंदगी का पहला ऐसा मोमेंट था जहां वो इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था। वो मुंह बनाते हुए बोला, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी बेशर्म निकलोगी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। स्नेहा कुछ बोलने को हुई, लेकिन जब उसने अंगद को जाते हुए महसूस किया तो वो चुप हो गई और फिर खुद से ही बोली, स्नेहा तो कभी खुद से भी ऐसी बातें नहीं करती थी अंगद जी, लेकिन अब आपसे कर रही हूँ। और मैं ही जानती हूँ कि खुद को भूलकर जो मैं बन रही हूँ वो मेरे लिए कितना मुश्किल है। पर आपको इस रिश्ते में सहज करने के लिए मैं कुछ भी करूँगी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम तीनों के लिए।
ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट तैर गई थी। वहीं दूसरी तरफ अंगद भी अब अपने रूम में आया और आते ही जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। पहले उसने बस जल्दी जल्दी में कपड़े पहन लिए थे और अब वो पूरी तरह से रेडी हो रहा था ताकि ब्रेकफास्ट के टाइम पर डाइनिंग टेबल पर जा सके। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि स्नेहा रूम में अंदर आई। अंगद जो आईने के सामने खड़ा था, जब उसने आईने में से स्नेहा की तरफ देखा तो स्नेहा ने भी नजरें उठाकर उसी वक्त अंगद की तरफ देखा। अगले ही पल अंगद ने उस पर से अपनी नजरें हटा ली। स्नेहा के चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। अंगद ने अपनी नजरें उस पर से हटा ली थी, लेकिन दूसरे ही पल उसने वापस स्नेहा को देखना भी शुरू कर दिया था। उसे यूं मुस्कुराते हुए देख एक पल के लिए वो उसकी तरफ देखता ही रह गया। स्नेहा उसके पीछे आकर खड़ी हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप पहले कपड़े गलत क्यों ले आए थे अंगद जी? उसके सवाल पर अंगद ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम्हें कपड़े सही मिल गए ना? तो ये सवाल करने का मतलब क्या बनता है? कुछ ज़्यादा ही बोल्ड नहीं हो तुम? ज़रा सी भी शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? जैसे ही उसने कहा, स्नेहा ने तुरंत अंगद के सीने पर अपना हाथ रख दिया। अंगद का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, अपने ही पति से कैसा शर्माना? अगर मैं आपसे ऐसे सवाल जवाब नहीं करूंगी तो क्या नीचे जाकर सासू माँ से करूंगी? अंगद गुस्से से बोला, अपना हाथ हटाओ। स्नेहा एक बार फिर से मुस्कुरा कर बोली, मेरा हाथ है, कोई कांटे तो नहीं जो आपको चुभ रहे हैं? अंगद गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारा हाथ मुझे कांटों की तरह ही चुभता है। ये बोलकर वो खुद पीछे की तरफ हट गया। स्नेहा बस उसे देखती रह गई और अंगद सामने से अपना फ़ोन उठाकर रूम से बाहर चला गया। वो रेडी हो चुका था। उसके जाने के बाद स्नेहा ने एक नज़र खुद को आईने में देखा और मुस्कुराते हुए बोली, कांटों से फूल बनने की कोशिश जारी है। बीबी तो हमेशा शर्माती है, इस बार पति के शर्माने की बारी है। अपनी शायरी पर अब वो खुद ही हंसने लगी थी। कुछ देर बाद वो डाइनिंग टेबल पर आई तो देखा अभी तक सब लोग डाइनिंग टेबल पर नहीं आए थे। वहीं संगम शारदा जी के साथ था और उसने शारदा जी को सब बता दिया था। और जिस वक्त उसने शारदा जी को सब बताया, वहाँ पर निया और पिया भी थी, जिससे अंगद और स्नेहा के एक वॉशरूम में होने की बात पूरे घर में फैल चुकी थी। अंगद डाइनिंग टेबल पर बैठा था, तभी संगम के साथ शारदा जी वहाँ पर आई और मुस्कुराते हुए स्नेहा की तरफ देखने लगी, जो अभी अभी सीढ़ियों से उतर कर नीचे आई थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है बहू, आज नीचे आने में काफ़ी देर लगा दी तुमने? तुमने तो कहा था कि तुम हमारे साथ ब्रेकफास्ट की तैयारी करवाओगी, पर पहले ही दिन तुमने तो आने में ही इतनी देर कर दी। स्नेहा हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी, क्योंकि आज तक कभी भी शारदा जी ने उसे डांटा नहीं था। एक दो बार तो उससे घर में गलतियां भी हुई थी। किचन में उसने एक दो गड़बड़ कर दी थी, तब भी उसे डांट नहीं मिली थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही निया बोली, ओफो बड़ी माँ, क्या आप नहीं जानती आज भाभी को देर क्यों हुई? आज भाभी स्पेशल शावर ले रही थी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। वहीं उसकी बात सुनकर अंगद को एकदम से खांसी छूट गई। उसने तुरंत स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा खुद चौंक गई थी। तभी पिया बोली, और नहीं तो क्या, अब तो आपको ऐसे ही इंतजार करना पड़ेगा बड़ी माँ, क्योंकि संगम को नहलाना तो बहाना होता है, बाकी तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं किसे किसके साथ नहाना होता है। पिया की सीधी सीधी बात सुनकर अंगद के चेहरे पर अब गुस्सा झलकने लगा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बातें कर रही हो तुम दोनों? लगता है आजकल पढ़ाई पर ध्यान नहीं है तुम दोनों का, इसलिए इधर उधर की बातों पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगी हो। अभी वो बोल ही रहा था कि तभी सुमित्रा जी वहाँ पर आई और बोली, ऐसे कैसे तुम मेरी बच्चियों को डांट रहे हो अंगद? उनकी बात सुनकर अंगद एकदम से चुप हो गया। वहीं निया और पिया दोनों एक साथ बोली, सॉरी भाई, हम बस मजाक कर रहे थे। सुमित्रा जी एक बार फिर से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें सॉरी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कहा होगा तुम दोनों ने जो अंगद तुम्हें इस तरह से डांटे। अंगद तुरंत बोला, क्यों? मैं क्यों नहीं डांट सकता इन्हें? मेरी बहन है ये दोनों, मेरा हक बनता है इन्हें प्यार करने का भी और डांटने का भी। सुमित्रा जी गुस्से से बोली, डांटने का हक तो तुम बहुत जल्दी सता देते हो अंगद। कभी अपनी इन बहनों के बारे में सोचा भी है क्या?
ध्रुव को तो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे तीनों बच्चों में से कोई भी ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर अब शारदा जी भी हैरान थी। अब तक वहां पर धीरज जी और किशोर जी भी आ चुके थे और ध्रुव और आभा भी। सुमित्रा जी की बातें उन सब ने सुनी थी। शारदा जी तुरंत बोली, ये तुम क्या बोल रही हो सुमित्रा, इसमें ऑफिस की बात कहाँ से आ गई? सुमित्रा जी गुस्से से बोली, यही तो बात है भाभी, अगर मैं कोई बात कर दूं तो आपको लगता है कि मैं बिना लॉजिक के बोल रही हूँ, उस बात का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन आप ही बताइए, क्या मेरे बच्चे ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकते? और जब भी मैं ऑफिस की बात करती हूँ तो आप सब लोग इतना चिढ़ क्यों जाते हैं? ध्रुव अपनी प्लेट उठाते हुए बोला, क्योंकि आप बात ही गलत करती हैं मॉम, मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में खुश हूँ और निया और पिया अभी अपनी स्टडी कर रही हैं। ऐसे में उन दोनों के ऑफिस ज्वाइन करने की बात सच में बिना लॉजिक है। और रही बात अंगद और निया पिया के रिश्ते की, तो जैसे मैं उन दोनों को डांट सकता हूँ वैसे अंगद भी उन दोनों को डांट सकता है, इसमें आपका रोकने का कोई हक नहीं बनता। सुमित्रा जी अपनी जगह से उठी और बोली, जब मेरा खुद का बेटा मुझे गलत समझता है तो अब मैं और किसी से तो उम्मीद ही क्या करूं? और वैसे भी आजकल तो यहाँ पर और भी नए नए लोग आ गए हैं जिन्हें सब वैल्यू देते हैं, सब प्यार करते हैं। एक मैं हूँ जिसकी बातें सबको फालतू लगती है। ये बोलकर उन्होंने एक नज़र स्नेहा को देखा। स्नेहा हैरान रह गई, उसने तो कुछ कहा ही नहीं था। सुमित्रा जी अब वहाँ से अपने रूम में चली गईं और स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। अंगद के चेहरे पर भी गुस्सा झलक रहा था। वो भी अपनी जगह से उठा और तुरंत बाहर की तरफ बढ़ गया। डाइनिंग टेबल पर सबके चेहरे अब उतरे हुए थे। तभी शारदा जी की नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़े अंगद के फ़ोन पर गई। वो जल्दी से स्नेहा को देखते हुए बोली, स्नेहा, अंगद फ़ोन भूल गया है अपना, जाओ जल्दी से उसे फ़ोन बाहर दे आओ। उनकी बात सुनकर स्नेहा ने फ़ोन उठाया और तेज कदमों से चलते हुए बाहर की तरफ आई। जहाँ पर अंगद गाड़ी में बैठने ही वाला था, उसने जल्दी से अंगद को रोका। अंगद जी, उसकी आवाज़ सुनकर अंगद ने उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र सीधा स्नेहा की आंखों में ठहरे हुए आंसुओं पर गई। वो जानता था कि उसे रोना क्यों आ रहा है। अभी अभी सुमित्रा जी ने जो कहा था उसे सुनकर तो कोई भी रो पड़े, लेकिन अंगद जो स्नेहा को किसी फरेबी से कम नहीं समझता था, उसे ऐसा लगता था कि स्नेहा सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करती है। वो थोड़ा सख्त लहजे में बोला, रो क्यों रही हो? ऐसा भी कुछ नहीं कहा है चाची जी ने जो तुम इस तरह से नदियां बहाने लगी। अगर इतना ही फर्क पड़ रहा है उनकी बातों का तो उन्हें उसी वक्त जवाब दे देना चाहिए था। स्नेहा फीका सा मुस्कुराई और बोली, अगर कोई दिल दुखाने वाली बातें करेगा तो रोना तो आएगा ही, लेकिन कोई बात नहीं, वो बड़ी हैं मुझसे, इसलिए मुझे कुछ भी सुना सकती हैं। पर जिस दिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा जो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ, उस दिन उन्हें जवाब भी दे दूंगी। अंगद तुरंत बोला, मतलब तुम मौके का इंतजार कर रही हो? स्नेहा अब थोड़ा और मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो चाहती भी नहीं कि ऐसा कोई मौका आए, लेकिन आज तक मैंने हमेशा चुप रहकर देखा है। बोलने वाले बेशक सामने वाला कोई जवाब ना दे फिर भी बोलते ही रहते हैं, पर कभी कभी जवाब दे दो तो चुप हो जाते हैं। और बेशक चाची जी कुछ भी कहें, मुझे अपने लिए बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बात जब मेरे अपनों पर आएगी तो ये स्नेहा जवाब ज़रूर देगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। अंगद एक गहरी सांस लेकर बोला, वॉट एवर। ये बोलकर वो गाड़ी में बैठने लगा। स्नेहा झट से उसे रोकते हुए बोली, आपका फ़ोन। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ फ़ोन अंगद की तरफ बढ़ाया। अंगद हैरान हुआ। उसने तुरंत वो फ़ोन स्नेहा के हाथों से लिया और बोला, मेरी चीज़ों को टच मत किया करो। ये बोलते हुए वो गाड़ी में बैठने लगा। स्नेहा एक बार फिर से बोली, अभी फ़िलहाल आप अपनी चीज़ों को भी छूने नहीं दे रहे, लेकिन देखिएगा एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब आप खुद मेरी छुअन की हसरत करेंगे। उसकी बात सुनकर अंगद बेहद कर्कश भरी आवाज़ में बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बोलकर वो अगले ही पल गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा चुका था। स्नेहा ने उसे कुछ नहीं कहा। वो चाहती तो उसकी बातों का जवाब दे सकती थी, लेकिन फिर ये बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहता, इसलिए उसने अंगद को यूं ही जाने दिया। वहीं शारदा जी ध्रुव के साथ सुमित्रा जी के कमरे के बाहर खड़ी थी और दरवाज़ा बजा रही थी।
लेकिन अंदर से सुमित्रा जी दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। शारदा जी हार कर बोली, ऐसा नहीं करते हैं सुमित्रा जैसा तुम कर रही हो। अगर तुम कुछ कहना भी चाहती हो तो प्यार से अपनी बात कहो। तुम जो चाहती हो वो होगा, लेकिन कम से कम बोलने का एक तरीका तो हो ना। खैर, अगर तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी तुमसे कि इन सब चीज़ों में तुम प्लीज़ स्नेहा को इन्वॉल्व मत करो। अभी 4 दिन ही हुए उसे इस घर में आए हुए, उसे अपने गुस्से का शिकार मत बनाओ। ये बोलकर वो कुछ पल वहां पर खड़ी रहीं और फिर वहां से चली गईं। ध्रुव ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि सुमित्रा जी इस वक्त गलत है। उनका कोई हक नहीं बनता था स्नेहा को इस तरह से पॉइंट करके बात करने का, और निया और पिया को बिजनेस में इन्वॉल्व करने की बात करना भी सही नहीं था। वो दोनों अभी स्टडी कर रही हैं, ऐसे में उन पर बिजनेस का प्रेशर नहीं डाला जा सकता, और वे दोनों बिजनेस करना भी नहीं चाहती, तो उन्हें उस चीज़ में क्यों घसीटा जाए जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ संगम को स्कूल भेजने के बाद स्नेहा अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी आभा ने उसे आवाज़ लगाकर कहा, स्नेहा 1 मिनट जरा बात तो सुनो। स्नेहा ने पलटकर आभा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, जी भाभी कहिए। ये बोलते हुए वो आभा के सामने आकर खड़ी हो गई थी। आभा ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम मुझे एक फेवर दोगी? स्नेहा के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। आभा एक बार फिर से बोली, जब से तुम इस घर में आई हो तब से मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो मैं तुम्हें अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती हूँ। क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी? मुझे अपने कुछ टेस्ट करवाने हैं, इसके बाद प्रेगनेंसी पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर स्नेहा झट से बोली, क्यों नहीं भाभी, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी शारदा जी वहां पर आई और मुस्कुराते हुए बोली, मेरी दोनों बहुओं के बीच क्या बातें हो रही है, ज़रा मुझे भी तो बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम दोनों ने मिलकर मुझे साइड कर दिया? आभा जल्दी से बोली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मॉम। वो दरअसल मैं स्नेहा को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती हूँ, तो क्या मैं उसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? शारदा जी हंसी और बोली, क्यों नहीं ध्रुव, तुम दोनों के साथ जा रहे हैं ना? आभा ने अपना सिर हिलाया और तब तक ध्रुव भी वहां आ गया था। स्नेहा जल्दी से बोली, बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए भाभी, मैं अभी अपना पर्स और फ़ोन लेकर आती हूँ। आभा ने अपना सिर हिलाया और स्नेहा तुरंत ऊपर की तरफ चली गई। कुछ ही देर में स्नेहा नीचे आई और फिर आभा और ध्रुव के साथ गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अंगद अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक उसकी गाड़ी से कोई जोरों से टकराया। अंगद की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकला। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा आभा और ध्रुव के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वो तो बाहर वेटिंग एरिया में बैठना चाहती थी ताकि ध्रुव और आभा अच्छे से आभा का टेस्ट करवा सके, क्योंकि ये उनका प्राइवेट मोमेंट था। लेकिन ध्रुव उसे अंदर साथ ही ले गया, क्योंकि आभा इस वक्त उसे अपने साथ ही रखना चाहती थी। उसने ध्रुव का हाथ नहीं पकड़ा हुआ था, बल्कि स्नेहा का हाथ पकड़ा हुआ था, और स्नेहा उसे पूरी तरह से संभाल रही थी। कुछ देर बाद टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने उन्हें केबिन के बाहर इंतजार करने के लिए कहा। ध्रुव, आभा और स्नेहा तीनों केबिन की तरफ जा ही रहे थे, पर तभी स्नेहा ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, आप भाभी को लेकर डॉक्टर के केबिन में जाइए भैया, मैं तब तक भाभी के लिए पानी लेकर आती हूँ। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और आभा को डॉक्टर के केबिन में ले गया। स्नेहा आभा के लिए पानी लेने जा रही थी कि तभी अचानक से वो किसी से टकरा गई। उसके सिर पर हल्की सी चोट लगी और उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वहीं सामने खड़े शख्स की नज़रें उस पर थी। सामने खड़ा शख्स निश्चय आहूजा था, जो अपनी माँ के साथ उनके रूटीन चेकअप के लिए आया हुआ था। हालांकि वो हमेशा अपनी माँ के साथ नहीं आता था, लेकिन आज उसकी माँ कुछ ज़्यादा लो फील कर रही थी, इसलिए वो उनके साथ आ गया था। उसका उसके चेकअप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए अपने फ़ोन पर बिजी वो कॉरिडोर में घूम रहा था। स्नेहा मासूमियत से बोली, आप देखकर नहीं चल सकते हैं क्या? निश्चय स्नेहा के बिल्कुल करीब हुआ और बेहद गहरी आवाज़ में बोला, खूबसूरत लड़कियों से टकराने का एक अलग ही मज़ा है, और फिलहाल मैं बस वही मज़े ले रहा हूँ। उसकी बात सुनकर स्नेहा उसकी तरफ देखती ही रह गई।
वो गुस्से से बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? लगता है लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है आपको। शायद किसी ने सिखाई नहीं होगी, और अगर सिखाई भी होगी तो आपकी वो तमीज़ सीखने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन आपको वो तमीज़ सीख लेनी चाहिए, वरना किसी दिन बुरा फंसेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। अचानक ही निश्चय ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ खींच लिया। स्नेहा सीधा उसके सीने से लग गई और उसका चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठ गया। और तभी वहां पर सामने की तरफ अंगद आया। अभी कुछ देर पहले ही उसकी गाड़ी से कोई टकरा गया था, और वो टकराने वाली एक बूढ़ी औरत थी जिसे अंगद ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता था। अगर वो आशीष को कॉल भी करता तो आशीष वहां पर पहुंचने में काफ़ी वक्त लगाता, इसलिए अंगद खुद उस बूढ़ी औरत को लेकर हॉस्पिटल आ गया था, और अब उसने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा दिया था। आशीष वहां पर पहुंचने ही वाला था, इसलिए अंगद वहां से निकल रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी नज़र कॉरिडोर में गई जहां स्नेहा अब निश्चय के सीने से लगी हुई थी। वो बेशक से गुस्से से निश्चय को देख रही थी, लेकिन निश्चय का चेहरा उस पर झुका हुआ था, जिससे देखने वाले को ऐसे ही लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच कोई प्राइवेट मोमेंट चल रहा हो। उन दोनों को यूं देखकर अंगद के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। उसने स्नेहा पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में एक अलग ही टीस भी उठ रही थी। वो दांत भींचते हुए बोला, और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती थी मिस स्नेहा व्यास? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम जितनी भोली और मासूम लगती हो उतनी मासूम हो नहीं, बस दिखावा करती हो, और अब तुम्हारा असली रूप मेरे सामने है। थैंक गॉड मैंने तुम्हें इस निश्चय आहूजा के साथ देख लिया, और अब मुझे एक और कारण मिल गया तुमसे दूर रहने का और अपने बेटे को तुमसे दूर रखने का। आई जस्ट हेट यू। ये बोलकर अंगद फौरन वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद स्नेहा ने एक झटके से निश्चय को धक्का दिया और गुस्से से कांपते हुए बोली, मैंने तो आपको सिर्फ बदतमीज इंसान समझा था, लेकिन आप तो बेहुदा भी निकले। पर आपकी इस बेहूदगी में मुझे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। आइंदा अगर मेरे साथ ऐसी कोई हरकत करने की सोची भी तो आप बहुत पछताएंगे। ये बोलकर स्नेहा तुरंत वहां से चली गई और निश्चय पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। पहले उसकी नज़र स्नेहा की पीठ और उसकी कमर पर गई, और फिर उसके पैरों की तरफ, जहां देखते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो सार्कास्टिक एक्सप्रेशंस के साथ बोला, ढंग से चला जाता नहीं और निश्चय आहूजा के सामने एटीट्यूड दिखा रही हो। किस्मत बन जाती तुम्हारी अगर निश्चय आहूजा की बेहूदगी में तुम इंटरेस्ट दिखा देती। पर कोई बात नहीं, मुझे तो तुम में इंटरेस्ट है ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेंजरस स्माइल आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी चला रहे अंगद के सामने बार बार स्नेहा और निश्चय का एक साथ होना घूम रहा था। इधर स्नेहा ध्रुव और आभा के साथ बाहर की तरफ आ रही थी। तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट्स ने कंफर्म कर दिया था कि आभा प्रेग्नेंट है। उसकी प्रेगनेंसी की बात सुनकर ध्रुव और आभा इतना ज़्यादा खुश थे कि उनकी खुशी को बयां ही नहीं किया जा सकता था। उनकी शादी को बहुत साल हो गए थे, तकरीबन 5 साल, लेकिन अभी तक आभा ने कंसीव नहीं किया था। आभा इसमें अपना लकी चार्म स्नेहा को बोल रही थी। अभी भी उसने स्नेहा का हाथ पकड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ निष्कर्ष आहूजा, जो अपने असिस्टेंट को बुलाकर अपनी मॉम का ख्याल रखने को कह रहा था, हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र स्नेहा, ध्रुव और आभा पर गई। ध्रुव के साथ स्नेहा को देखकर वो हैरानी से बोला, ये लड़की ध्रुव मित्तल के साथ, ये उसकी बीवी तो नहीं है, क्योंकि उसकी बीवी तो ये दूसरी लड़की है। तो फिर ये लड़की कौन है? तभी उसके दिमाग में अंगद का नाम ठनका। अगले ही पल उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो खुद से ही बोला, बिजनेस में तो तुम मेरे राइवल ही थे अंगद मित्तल, लगता है अब पर्सनल लाइफ में भी मेरे राइवल बनने वाले हो। तुम्हारी पहली बीवी तो लाजवाब थी ही, इस वाली में भी काफ़ी इंटरेस्ट है मुझे। ये बोलकर वो हंसा और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा ध्रुव और आभा के साथ बैठकर मित्तल मेंशन के लिए निकल गई। वहीं शारदा जी अभी भी सुमित्रा जी को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुमित्रा जी मानने को तैयार ही नहीं थी।
पर आखिर उन्होंने अपना गुस्सा छोड़ दिया। ये उन्होंने सिर्फ अपना गुस्सा छोड़ा था या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन वो रूम से बाहर निकली, जैसे ही दरवाज़ा खुला, शारदा जी जो सामने की तरफ ही बैठी थी तुरंत अपनी जगह से उठकर सुमित्रा जी के सामने आकर खड़ी हो गई। वो उन्हें देखते हुए बोली, क्या करती हो तुम सुमित्रा? ऐसे बच्चों की तरह कोई नाराज होता है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। तुम क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो? सुमित्रा जी ने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया और बोली, माफ़ कर दीजिए दीदी, मुझसे गलती हो गई। एक्चुअली मैं निया और पिया के फ्यूचर को लेकर थोड़ी परेशान थी, बस इसलिए वो सब बातें बोल गई। शारदा जी ने उनके गाल पर अपना हाथ रखकर कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है सुमित्रा? निया और पिया इस घर की बच्चियां हैं। जैसे इस घर के बाकी बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, वैसे उनका फ्यूचर भी ब्राइट ही होगा। एक बार पहले उनको अपनी स्टडी कंप्लीट करने दो, उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है। जैसा बच्चे चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा, तुम फिक्र मत करो। सुमित्रा जी मुस्कुराई। तभी उनकी नज़र घर के अंदर आते हुए ध्रुव, आभा और स्नेहा पर गई। स्नेहा के हाथ में मिठाई का डब्बा था जो उन्होंने घर आते वक्त पैक करवाया था। वैसे तो घर में बहुत मीठा रखा था, लेकिन जब स्नेहा की पसंदीदा मिठाई पूछी गई तो उसने काजू कतली कहा जो घर पर नहीं थी। इसलिए आभा ने जल्दी से ध्रुव को वो पैक करवाने के लिए कहा। शारदा जी ने जैसे ही उन्हें देखा वो मुस्कुराई और उनके करीब बढ़ते हुए बोले, आ गई तुम तीनों, अब जल्दी से बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? उनका सवाल सुनकर ही आभा का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो शर्मा रही थी। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, आभा भाभी प्रेग्नेंट है सासू माँ, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है। आभा की प्रेगनेंसी की बात सुनकर सुमित्रा जी का चेहरा एकदम से खिल गया। वो जल्दी से आगे आई और आभा के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, सच में तुम प्रेग्नेंट हो? कितनी अच्छी खबर दी है तुमने मुझे, देखना तुम्हें लड़का ही होगा। स्नेहा उनकी बात सुनकर तुरंत बोली, क्यों चाची जी, लड़का ही क्यों होगा? मेरा मतलब है लड़की क्यों नहीं हो सकती? सुमित्रा जी गुस्से से बोली, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुमसे मैंने कुछ पूछा है क्या? उन्हें स्नेहा से ऐसी बातें करते हुए देख ध्रुव और शारदा जी एकदम शॉक्ड रह गए। वहीं आभा का चेहरा मायूस हो गया। शारदा जी कुछ कहती उससे पहले ही ध्रुव बोला, आप स्नेहा से ऐसे कैसे बात कर रही हैं मॉम? सुमित्रा जी गुस्से से बोली, तो और कैसे बात करूं मैं? इसे किसने कहा मेरी बातों के बीच में टांग अड़ाने के लिए? उनकी बात सुनकर अब शारदा जी खुद को शांत नहीं रख पाई। वो बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन स्नेहा की इंसल्ट होते हुए खुद को रोक नहीं सकी। वो गुस्से से बोली, बस करो सुमित्रा, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम कुछ भी बोल रही हो। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि तुम स्नेहा से इस तरह से बात नहीं कर सकती, और अब तो तुमने हद कर दी। वो बेचारी बच्ची तो यही बोल रही है ना कि लड़का ही क्यों, लड़की क्यों नहीं? और उसकी बात सही भी है, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, यूं फर्क क्यों करना? सुमित्रा जी शारदा जी की बात सुनकर गुस्से से बोली, मतलब आपको भी मेरी बात बुरी लग रही है? आपको तो लगेगी, आखिर आप क्यों चाहेंगी कि मेरी बहू लड़के को जन्म दे? इससे तो संगम का फ्यूचर खतरे में आ जाएगा, है ना? उनकी बातों ने अब शारदा जी का दिल और भी ज़्यादा दुखा दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सुमित्रा जी उनसे इस तरह से बात करेंगी और उनके दिल में ये सब होगा। वो चुप थी, लेकिन अब स्नेहा बोली, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है चाची जी, संगम के फ्यूचर पर कोई खतरा नहीं है और ना ही कभी आ सकता है। उसकी किस्मत उसके साथ है, जो ना कोई उसे छीन सकता है और ना ही कोई उसे अपनी किस्मत दे सकता है। और मेरा मन कहता है कि मेरा बच्चा बहुत आगे जाएगा। और रही बात भाभी की, तो मैं बस उनके लिए यही कामना करूँगी कि भगवान भाभी को एक हेल्दी बेबी दे जो उनके जितना ही प्यारा हो। ये बोलते हुए उसने आभा के गाल पर अपना हाथ रख दिया। सुमित्रा जी दांत पीसते हुए उसे देख रही थी। अब स्नेहा सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम की तरफ चली गई। ध्रुव और आभा का मूड खराब हो ही चुका था। उनके साथ शारदा जी भी आज सुमित्रा जी की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। जिस स्नेहा को वो न जाने कैसे कैसे ख्वाब दिखाकर इस घर में लेकर आई थी। अंगद और सुमित्रा जी की बातें हर रोज उसका दिल दुखा रही थी। वो चुपचाप अपने रूम की तरफ चली गई और ध्रुव और आभा भी अपने रूम में चले गए। सुमित्रा जी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वहीं दूसरी तरफ अंगद अपने ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने
निश्चय और स्नेहा का एक दूसरे के साथ होना चल रहा था, जिसकी वजह से वो अपने काम में भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था। शाम के तकरीबन 5 बजे ही वो ऑफिस से निकला और कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी एक बार के बाहर आकर रुकी। वहीं संगम भी स्कूल से आ चुका था और स्नेहा ने उसे खाना खिला दिया था। बेशक आज सुमित्रा जी के साथ उसकी जो भी बहस हुई, लेकिन उसने ना कुछ शिकायत की और ना ही खुद को उदास रखा। वो सबसे हंसते मुस्कुराते हुए ही बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाकी सब सुमित्रा जी से थोड़े कटे हुए थे। वे लगभग उन्हें इग्नोर कर रहे थे और ये बात सुमित्रा जी बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी। इस वक्त वो फिलहाल अपने कमरे में थी और आईने के सामने खड़ी थी। वो खुद को देखते हुए बोली, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम लोग क्यों नहीं चाहते कि मेरी बहू को बेटा हो, क्योंकि इससे तुम्हारा संगम के हाथों से ये मित्तल प्रॉपर्टी निकल जाएगी। अगर उसे लड़की होगी तो उसे तो तुम निया और पिया की तरह साइड कर दोगे, लेकिन अगर लड़का होगा तो उसे तुम्हें हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी बहू को बेटा ही होगा और वही इस मित्तल प्रॉपर्टी का मालिक होगा। अरे उसके अलावा तो इस मित्तल प्रॉपर्टी का कोई हिस्सेदार भी नहीं होता। अगर आज से सालों पहले जो कुछ हुआ वो बिल्कुल वैसे ही होता जैसा मैंने सोचा था, लेकिन उस दिन किस्मत ने उस तनु का साथ दिया। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर बड़े ही डेंजरस एक्सप्रेशंस थे और उनकी आंखों के सामने कुछ पिक्चर्स घूम रही थी, जिनमें एक लड़की सीढ़ियों के पास खड़ी थी। वो शायद सीढ़ियां उतरने वाली थी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल वो लड़की लुढ़कते हुए सीढ़ियों से सीधा नीचे जमीन पर गिरी। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था। सुमित्रा जी अभी उन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, चाची जी क्या मैं अंदर आ जाऊं? सुमित्रा जी ने तुरंत पलटकर दरवाजे की तरफ देखा जहां पर स्नेहा खड़ी थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, अब आ ही गई हो तो अंदर भी आ जाओ। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराकर अंदर की तरफ आई। वो जाकर सुमित्रा जी के सामने खड़ी हुई और बोली, मुझे नहीं पता चाची जी मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मेरा यकीन करने की कोशिश कीजिए। मैं कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहती। आप इस घर की मेंबर हैं और सबसे बड़ी बात, इस घर की बड़ी मेंबर हैं। आप मेरे लिए मेरी माँ समान है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। लेकिन आप इस तरह से नाराज़ मत रहिए। सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप मुझसे नाराज़ हैं, इससे घर के सभी सदस्यों पर फर्क पड़ रहा है और मैं नहीं चाहती मेरे आने से ये घर टूट जाए। मुझे इस घर के लोगों में सिर्फ प्यार देखना है, कोई गुस्सा या गिला शिकवा नहीं। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी अचानक ही मुस्कुराई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम कितनी प्यारी हो बेटा, और मैं यूं ही तुमसे नाराज हो रही थी, यूं ही तुम्हें गलत समझ रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो क्या है ना, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए मैं कुछ भी बोल देती हूँ। लेकिन यकीन करना मेरे दिल में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं सबसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, या फिर सबके सामने तुमसे भी माफ़ी मांग लूँगी। ये बोलते हुए उन्होंने अपना हाथ जोड़ लिए थे। स्नेहा ने जल्दी से उनके हाथों पर अपने हाथ रखे और बोली, ऐसा मत कहिए चाची जी, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। आपका मुझसे नाराज़ होने का, मुझे कुछ भी कहने का पूरा हक है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। सब लोग बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, डिनर भी लग चुका है। प्लीज़ आप भी आ जाइए। सुमित्रा जी मुस्कुराई और बोली, अब तुम मुझे बुलाने आई हो तो ऐसा हो सकता है क्या मैं ना आऊँ? तुम चलो, मैं अभी हाथ धोकर बाहर आती हूँ। स्नेहा मुस्कुराकर अपना सिर हिलाते हुए बाहर चली गई और सुमित्रा जी अपनी जगह पर खड़ी रह गई। अब वो एक बार फिर से आईने की तरफ पलट गई। वो खुद से ही बोली, इस घर पर अपनी हुकूमत पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। अब इतनी आसानी से इस हुकूमत को मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। बस जल्दी ही आभा इस घर के वारिस को जन्म दे दे। और रही बात तुम्हारी और संगम की, तो तुम दोनों को तो मैं अपने रास्ते से खुद ब खुद हटा दूंगी। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर और भी ज़्यादा डेंजरस एक्सप्रेशंस आ गए थे। वहीं स्नेहा जो बाहर जा चुकी थी, शारदा जी की नज़र उस पर गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, चाची जी अभी आ रही हैं सासू माँ। शारदा जी ने मुस्कुराकर उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली,
कितनी प्यारी बच्ची है मेरी। सामने वाला बेशक से दिल दुखा दे लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचती है। ये बोलकर उन्होंने स्नेहा का माथा चूम लिया। स्नेहा मुस्कुराई। तकरीबन 2-4 मिनट में ही सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। सुमित्रा जी भी वहां पर आई और उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी। ध्रुव और आभा ने सब कुछ ठीक होते देख राहत की सांस ली। डिनर खत्म होने के बाद स्नेहा अपने रूम में आ गई। संगम आज अपने रूम में सोया हुआ था। स्नेहा को इस वक्त बेहद बेचैनी महसूस हो रही थी। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। अंगद तकरीबन 9 बजे तक घर आ जाता था लेकिन आज तो 10:30 बज चुके थे। वो अभी तक घर नहीं आया था और अब अचानक से ही दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। स्नेहा ने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने अंगद खड़ा था लेकिन उसका चेहरा एकदम लाल था और आंखें बेहद भारी और नशीली लग रही थी। अंगद को वहां देखकर स्नेहा हैरान थी क्योंकि अंगद के कदम हल्के हल्के लड़खड़ा रहे थे और उसकी आंखें भी बहुत अजीब लग रही थी, एकदम गहरी लाल और नशे से भरी हुई। उसे यूं देखते हुए स्नेहा की हार्ट बीट भी एक पल के लिए स्किप हो गई थी। वो तुरंत बिस्तर से उठी। वहीं अंगद अंदर आते हुए बोला, तनु तुम उठ क्यों गई? मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी ना? आई एम सो सॉरी तनु, मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था लेकिन क्या करूं, शायद मेरे पैरों की आवाज़ तुम तक आ गई। तुम भी तो कितनी बेचैन रहती हो मेरे बिना। जरा सी आवाज़ हो तो तुम्हारी आँख खुल जाती है। उसकी बात सुनकर स्नेहा की धड़कन तेजी से बढ़ गई। जब अंगद ने उसे तनु कहा तो उसे कुछ कुछ होने लगा था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंगद उसे तनु क्यों बोल रहा है। क्या वो इतने ज़्यादा नशे में है कि वो स्नेहा को तनु समझ रहा है? फिलहाल यही सवाल स्नेहा के दिमाग में चल रहा था। उसने जल्दी से अंगद के करीब आकर उसे संभालते हुए कहा, संभल कर चलिए अंगद जी। अंगद मुस्कुराया और बोला, मुझे संभलने की क्या ज़रूरत है जब मेरी तनु है मुझे संभालने के लिए। ये बोलते हुए उसने अपने आप को स्नेहा पर ढीला छोड़ दिया। स्नेहा जो खुद ही अपना भार मुश्किल से संभाल पाती थी, पैर की वजह से उसे थोड़ा दर्द रहता था। वो जल्दी से किसी तरह अंगद को संभालने लगी और बिस्तर की तरफ लेकर बढ़ने लगी लेकिन अचानक ही बिस्तर के पास आकर उसका पैर लड़खड़ाया और वो धड़ाम से बिस्तर पर गिरी। अगले ही पल अंगद भी उसके ऊपर गिरा। बिस्तर नरम होने की वजह से स्नेहा को चोट नहीं लगी लेकिन उसकी नज़रें अंगद पर थी जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो जिस तरह से अंगद के नीचे लेटी हुई थी उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। इस वक्त उसके चेहरे पर बड़े ही दिलकश एक्सप्रेशंस थे। स्नेहा अंगद की तरफ देखते हुए बोली, आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना अंगद जी? अंगद मुस्कुराया और बोला, मुझे चोट क्यों आएगी तनु? तुम हो ना मुझे संभालने के लिए, मुझे बचाने के लिए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिल्कुल नाजुक सा हूँ? मैं नाजुक नहीं हूँ, बहुत हार्ड हूँ, मुझे चोट नहीं लगती। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, ये तो अच्छी बात है अंगद जी कि आपको चोट नहीं लगती लेकिन मैं तनु नहीं हूँ। ये बोलकर वो एक पल के लिए चुप हो गई और फिर दोबारा बोली, मैं स्नेहा हूँ, आप मुझे तनु कहकर क्यों बुला रहे हैं? अंगद उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, चुप, बिल्कुल चुप। तुम कोई स्नेहा नहीं हो। वो स्नेहा मुझे पसंद नहीं। वो तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करती है तनु। उसे लगता है कि वो मुझे और संगम को प्यार दिखाएगी तो वो तुम्हारी जगह ले लेगी। पर कौन बताए उसे कि तुम्हारी जगह तो तुम्हारे अंगद के दिल में कोई नहीं ले सकता क्योंकि तुम्हारे अंगद के दिल में तुम्हारी जगह नहीं है बल्कि उसका दिल ही तुम्हारा है। लेकिन वो लड़की मेरी बात मानती ही नहीं। उसे कह भी दिया मैंने कि मैं उसे पत्नी का प्यार नहीं दूंगा लेकिन फिर भी वो मेरी बीवी बनकर इस घर में आ गई। अब तुम ही समझाओ उसे, उसे बोलो कि वो यहाँ से चली जाए। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसकी बातें सुनते हुए स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अंगद की बातों पर हंसे या फिर रोए। उसे तकलीफ भी हो रही थी लेकिन जिस तरह से अंगद शिकायतें कर रहा था वो उसे बहुत क्यूट भी लग रहा था। अंगद अब मुस्कुराया और स्नेहा के बालों की लट जो उसके गालों पर आई हुई थी उन्हें अपनी उंगलियों से घुमाते हुए बोला, मेरी तनु तो सिर्फ मेरी तनु है, उसकी जगह ना कोई ले पाया है और ना ही कोई ले पाएगा। मेरी तनु है ही इतनी प्यारी, वो तो मेरी जान है। पर तुम बहुत बुरी हो तनु, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम मुझे छोड़कर गई थी तो पता है मेरा कितना बुरा हाल हुआ था।
मैंने संगम से भी मुंह मोड़ लिया था। पूरे 6 महीने उसे अपनी गोद में मैंने नहीं लिया। उसकी बात सुनकर स्नेहा का दिल धक सा रह गया। अंगद एक बार फिर से बोला, तुम मुझे छोड़कर गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे संगम की वजह से ये सब हुआ है। उसकी वजह से तुम मुझसे दूर चली गई, इसलिए मुझे वो नहीं चाहिए था। मैं बस यही सोचता था कि वो मुझसे दूर चला जाए और तुम मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था ना, पर अब तुम मेरे पास वापस आ गई हो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा तनु, कहीं भी नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर उसने स्नेहा का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। स्नेहा की आंखों में आंसू थे जो आंखों के किनारे से लुढ़क रहे थे। वो उन आंखों को चूमते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो तनु? प्लीज तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। ये बोलते हुए वो लगातार उसकी आंखों से आंसू पी रहा था। स्नेहा का दिल धक धक कर रहा था। उसने अंगद के कंधे पर अपने हाथ कसे हुए थे और अब अंगद उसके गालों को चूमता हुआ उसके लबों की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल उसने स्नेहा की बोलती बंद कर दी और उसे बेतहाशा चूमने लगा। स्नेहा का दिल धक सा रह गया। वो नहीं चाहती थी कि अंगद उसे तनु समझकर उसके साथ ये सब करे, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। आज पहली बार अंगद उसे किस कर रहा था। हालांकि उन दोनों के बीच करीबी तो हो चुकी थी, लेकिन उस दिन अंगद ने स्नेहा को तो खुद को छूने तक नहीं दिया था। इसके अलावा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। वो जिस्मानी रिश्ता बहुत अजीब था, लेकिन अब जिस तरह से अंगद स्नेहा के लबों को चूम रहा था, स्नेहा के अंदर तक एक सुकून उतर रहा था। आज पहली बार उसे लग रहा था कि वो शादीशुदा है और उसका पति उससे प्यार कर रहा है। लेकिन जब ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि वो उसे अपनी पहली बीवी समझकर प्यार कर रहा है, तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अंगद को खुद से दूर करना चाहा। लेकिन अंगद ने गुस्से से उसकी कलाइयों को कसकर पकड़ लिया और उन्हें ऊपर की तरफ लगा दिया। स्नेहा की हल्की सी आह निकल गई जो उसके होठों में ही कहीं दबकर रह गई, जिन पर अंगद पूरी तरह से हावी हुआ पड़ा था। स्नेहा अंगद से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो अभी भी अंगद को रोकना चाहती थी, लेकिन अंगद तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था। जब वो यूं ही स्नेहा को बेतहाशा चूमता रहा तो स्नेहा भी खुद को रोक नहीं पाई और उसने भी अंगद को रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। जैसे ही अंगद को स्नेहा का रिस्पॉन्स मिला, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने स्नेहा की कलाइयों को छोड़ दिया। लेकिन अब स्नेहा भला कहाँ उसे खुद से दूर करने वाली थी, क्योंकि अब तक तो वो पूरी तरह से उसमें खो चुकी थी। जैसे ही अंगद ने स्नेहा के हाथों को छोड़ा, स्नेहा ने उसके बालों में अपना हाथ घुमाना शुरू किया और अंगद उसे और भी ज़्यादा शिद्दत से चूमने लगा। उसकी सांसें आपस में घुलने लगी और स्नेहा भी जैसे अपना पूरा प्यार अंगद पर लुटाने में लगी हुई थी। कुछ देर बाद अंगद उससे दूर हुआ और फिर स्नेहा की गर्दन पर अपने लब रखकर उसे किस करने लगा। वो उसे हल्की हल्की लब बाइट भी दे रहा था, जिसकी वजह से स्नेहा की सिसकियां निकल रही थी। स्नेहा पूरी तरह से अंगद में सिमट गई और अचानक जब वो पीछे की तरफ हुआ तो हल्का सा लड़खड़ा गया। स्नेहा जल्दी से ऊपर की तरफ उठी ताकि उसे संभाल सके, लेकिन वो अंगद को क्या संभालती। अंगद ने ही उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे बिस्तर पर ऊपर की तरफ लेकर लेट गया। अंगद अब स्नेहा के बदन के हर एक हिस्से को चूमने लगा। सर्प के मारे स्नेहा ने अपने पैरों से ब्लैंकेट ऊपर की तरफ सरकाया और फिर उसे खुद पर और अंगद पर लपेट लिया। कुछ देर बाद स्नेहा के हाथ उसकी पीठ पर चले गए। उसके नाखून अंगद की पीठ पर लग रहे थे, लेकिन अंगद को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आज पहली बार अपने पति का प्यार पाकर स्नेहा की आंखों से आंसू बाहर की तरफ लुढ़क गए। अंगद उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, आई लव यू तनु, आई लव यू सो मच। जैसे ही स्नेहा ने उसके मुंह से तनु का नाम सुना, वो होश में आई। अब तक वो अपने होश खो चुकी थी, लेकिन अब एक बार फिर से उसे अंगद ने हकीकत का एहसास करवा दिया था कि स्नेहा को जो प्यार अंगद से मिल रहा है, वो प्यार अंगद उसे नहीं दे रहा, बल्कि वो प्यार अपनी तनु को दे रहा है। अब स्नेहा की आंखों से जो आंसू बह रहे थे, वो उसके दिल के दर्द की वजह से बह रहे थे। पहले उसके हाथ अंगद की पीठ पर कसे हुए थे, लेकिन अब उसने अंगद की पीठ से अपने हाथ हटा लिए थे। उन दोनों के बीच पहली बार ये सब कुछ हुआ था तो स्नेहा उसे महसूस करना चाहती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल शांत थी
और अंगद कभी उसे चूम रहा था तो कभी उसे अपनी बाहों में भर रहा था। और अब वो पूरी तरह से स्नेहा पर हावी हो चुका था, पर स्नेहा अब भी खामोश थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।